नमस्कार, दंगल के महाराष्ट्र स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत हूं। मैं हूं साहिल जोशी। आज का दंगल महाराष्ट्र चुनाव में दोनों गठबंधनों की ओर से किए जा रहे गारंटी पत्र पर, मैनिफेस्टो पर है। आमतौर पर चुनाव से पहले सरकार का दृष्टिकोण बताने वाला घोषणा पत्र इन दिनों गारंटी पत्र कहलाता है, क्योंकि शायद उनको लगता है कि लोग भरोसा नहीं करेंगे, इसके लिए गारंटी पत्र कह रहे हैं। और दोनों गठबंधनों की ओर से महाराष्ट्र में इस बार जो चुनावी गारंटियां दी गई है, मुख्य तौर पर वो गारंटियां देखें तो ये सारी गारंटियां 4 बड़े वोट बैंक्स को लुभाने की कोशिश है, जिसमें महिला है, किसान है, गरीब है और बेरोजगार है। महायुति ने गरीब महिलाओं को 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपया देने का वादा किया है, तो आघाड़ी ने 3000 रुपया देने का वादा किया है। महायुति ने किसानों को 15000 सालाना देने का वादा किया है, तो आघाड़ी ने कहा है कि 3 लाख रुपए तक का उनका कर्ज माफ कर दिया जाएगा। महायुति ने 25 लाख रोजगार का वादा किया है, तो आघाड़ी ने कहा है कि 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता हम दिया जाएगा, हमारी तरफ से दिया जाएगा। कमोवेश अगर हम देखें तो चुनावी वादे एक जैसे ही है, एक जैसे ही वर्ग के लिए है, एक तरीके के वर्ग के लिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस देश में हर साल राज्यों को कर्ज में 25% सब्सिडी देनी पड़ रही है, सालाना 8-9% की दर से कर्ज बढ़ता जा रहा है, राज्य 11 लाख करोड़ के कर्ज में दबे हुए हैं, वहां आखिर राजनीति की इस कवायद का अंजाम क्या होगा, जिसमें हर दल, हर पक्ष, हर नेता चुनाव जीतने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी जिसे रेवड़ी भी कहा जा सकता है, यानी वोटर के खाते में नकद नोट देने वाले वादे कर रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव में महाविकास आघाड़ी और महायुति के घोषणा पत्रों में किए गए वादों से जुड़े सवालों पर आज के दंगल में हम बड़ी चर्चा करेंगे कि क्या वोटरों को के खाते में नगद पैसे देने की चुनावी गारंटियां देना सत्ता पाने का एक शॉर्टकट है, या यही तरीका है कि जिससे चुनाव जीता जा सकता है। क्या नकद वाली गारंटियों के चक्कर में सरकारों के कामकाज का तरीका, खजाने की हालत, राज्य के खजाने की हालत बिगड़ रही है? क्या मतदाता नीतियों के बजाय रेवड़ियों पर ही वोट दे रहे हैं? ऐसे तमाम सवालों पर दंगल में मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखते हैं कि किस तरीके की रेवड़ियां महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों तरफ से वादे किए जाए। हिंदुस्तान की जमहूरियत में सियासत की ये नई रवायत चल पड़ी है कि हुकूमत के तख्त तक पहुंचने के लिए सीधे जेब में नोट, बोले तो डायरेक्ट बेनिफिट वाले चुनावी वादों की झड़ियां लगा दी जा रही हैं। महायुति कहता है गरीब महिलाओं को 2100 रुपए महीना देंगे, आघाड़ी कहता है हम 3000 महीना देंगे। महायुति कहता है हम किसानों को 15000 रुपए सालाना देंगे, आघाड़ी कहता है 3 लाख तक का कर्ज माफ कर देंगे। महायुति कहता है 25 लाख रोजगार देंगे, आघाड़ी कहता है बेरोजगारों को 4000 रुपए भत्ता देंगे। महायुति कहता है 2100 रुपए की वृद्धा पेंशन देंगे, आघाड़ी कहता है 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा देंगे। हर दल के लिए दूसरे की घोषणा रेवड़ी है और अपनी घोषणा सर्वांगीण विकास की कोशिश। चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस या क्षेत्रीय दल, इन्हीं रेवड़ियों की राजनीतिक परिभाषा अपनी सहूलियत से तय करते रहे हैं और एक दूसरे पर चुनावी वादे पूरे नहीं कर पाने की तोहमत भी लगाते हैं। इनके जो झूठे गारंटियों के ऊपर महाराष्ट्र की जनता विश्वास करेगी नहीं। आज कर्नाटक की जनता पछता रही है। तो भी 5 गारंटी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कल दिया है और शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो दिया है वो हम लोग पूरा करेंगे। उसका रेवेन्यू बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे। चुनाव के वक्त हर दल बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी सत्ता के शॉर्टकट वाली रवायत की नीति और नियत के नतीजे कुछ ऐसे निकल रहे हैं कि राज्य कर्ज के दलदल में फंसते जा रहे हैं। कर्ज में औसतन 8 से 10% हर साल बढ़ोतरी हो रही है और जो अगले साल के अंत तक 11 लाख करोड़ से अधिक हो सकता है। और इसकी भरपाई केंद्रीय सब्सिडी से हो रही है, जिसमें एक साल में 26% तक इजाफा करना पड़ा है। और इस साल राज्यों के 3,70,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देनी पड़ रही है, जो राज्यों के कुल राजस्व का करीब 8.7% है। इतना ही नहीं, पिछले 20 वर्षों में 20 राज्यों के अंदर चुनावी रेवड़ी बांटने भर से राज्यों का राजकोषीय घाटा 0.5% की दर से बढ़ा है।
लेकिन सियासत की पिच से सबसे बड़ी अदावत तक जब चुनावी रेवड़ी और कल्याणकारी योजनाओं के बीच फर्क की बहस चलती है तो राजनीतिक दलों की दलीलें समय, जगह और सियासत के हिसाब से बदलती हैं। और फिर देश भर में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन अंत्योदय होता है, अम्मा की थाली रेवड़ी होती है, दिल्ली में मुफ्त बिजली कल्याणकारी होती है, राजस्थान में राजनीतिक दाव, मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना महिला विकास के लिए होती है, कर्नाटक की गृह लक्ष्मी योजना बजट का बंटाधार करार दी जाती है। लेकिन ना तो इस बहस का सिलसिला थमता है और ना चुनावी सीजन में रेवड़ियां बांटने के वादे की तबाया। आज तक ब्यूरो। तो यह है सत्ता का शॉर्टकट। किसी के लिए रेवड़ी है तो किसी के लिए स्कीम है, लेकिन अगर दूसरा करे तो रेवड़ी, खुद करे तो स्कीम। अपनी अपनी रेवड़ी। इसी मुद्दे पर दंगल में आज दोनों ही गठबंधनों के नेताओं के साथ हम बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में सबसे पहले हमेशा की तरह मैं एक खास व्यक्ति से मुलाकात करने जा रहे हैं। इस अति विशिष्ट व्यक्ति के साथ में हमारी चर्चा होगी और आज हमारे साथ में है एक ऐसे दल की नेता जिस दल के इर्द गिर्द पिछले कई दशकों में महाराष्ट्र की सियासत घूम रही थी। हालांकि यह दल तोड़ दिया गया। इनका कहना है कि असली एनसीपी जो अजीत पवार क्लेम कर रहे हैं वो दरअसल इनकी है। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही है एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी की नेता, वर्किंग प्रेसिडेंट सुप्रिया सुले। सुप्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ दंगल के इस कार्यक्रम में जुड़ रही है। सबसे पहला सवाल, महाराष्ट्र के में लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी पूरी तरीके से एक साथ नजर आई थी। 31 सीटें आपको मिली थी। एक नैरेटिव सेट हुआ था महाविकास आघाड़ी के पक्ष में। पहली बार आप एनसीपी पर नहीं तो एनसीपी एसपी के नाम पर चुनाव लड़ रही थी। आपके सामने भी तगड़ा उम्मीदवार था, लेकिन इस बार आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? लोकसभा और विधानसभा अलग अलग होती है। बहुत दो चीज़ें दिख रही है कि उस टाइम जब शुरुआत हुई थी ना हमारे यहाँ पार्टी थी ना सिंबल था। इस बार पार्टी और सिंबल के पीछे ताकत से महाराष्ट्र की जनता हमारे साथ खड़ी रही है और विधानसभा में और ताकत से हम महाराष्ट्र की माए बाप जनता के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। एक सशक्त सरकार, महाराष्ट्र में एक स्थिर सरकार की ज़रूरत है जो महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े। ऐसी एक सरकार महाराष्ट्र को जो हमेशा एक नंबर पर इस देश में रहा है, उसके लिए हम सब लड़ रहे हैं और मेरा विश्वास है कि महाराष्ट्र की सारी जनता ये महाविकास आघाड़ी के साथ ही खड़ी रही। नहीं, लेकिन लोकसभा चुनाव में आपने यह मुद्दा उठाया था कि महाराष्ट्र के स्वाभिमान को ठेस पहुंची। ये महाराष्ट्र के स्वाभिमान का क्या मतलब है? क्योंकि आप अभी स्वाभिमान रैली कर रही है, कल भी जो रैली हुई थी स्वाभिमान रैली उसका नाम दिया गया था। ये कौन से स्वाभिमान की आप बात कर रही है? ये पिच नहीं है, ये वास्तव है इस राज्य का। जिस तरह से बाला साहब ठाकरे साहब की जो पार्टी थी शिवसेना, उसको तोड़ा गया, उनका सिंबल, पार्टी सब तोड़ा गया और जिस तरह से लोगों को धमकियां दी गई और आइस, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ, आइस मतलब बर्फ नहीं, आइस मतलब इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी की तरह लोगों को डराया गया। और ये सब जो गलत काम एक अदृश्य शक्ति दिल्ली से करती है, महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट्स आती है, दूसरे राज्यों में चली जाती है, और जो अन्याय महाराष्ट्र पे दिल्ली की सरकार करती आ रही है उसके खिलाफ ये महाराष्ट्र की स्वाभिमान की लड़ाई है और हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। नहीं, आप तो अन्याय की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ डबल इंजन की बात की जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का असिस्टेंस है। इस बीच लाडली बहन योजना लेकर आई है महायुति सरकार। उनका कहना है कि लाडली बहना के लिए अब वो पैसे भी बढ़ा दिए, आपने भी पैसे बढ़ा दिए। 2100 रुपया उन्होंने करने का वादा किया हुआ है। जो कुछ दाम है उसको स्थिर करने की बात की जा रही है, उसका प्रॉमिस किया जा रहा है। आपकी तरफ से भी उसी तरीके के प्रॉमिस दिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार और दूसरी तरफ हमने यह भी सुना कि देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने मुझसे बात की थी, उनका यह कहना था कि आप जो कहते हैं कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र के खिलाफ है, वैसा नहीं है। आज की स्थिति में ये योजनाएं चलाने के लिए केंद्र सरकार की जरूरत है एक तरीके से। तो आपके पास क्या ऑप्शन है जो आप सत्ताधारी के खिलाफ यूज कर सकती है? किस तरीके का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है? सबसे बड़ी बात है कि जो इन्वेस्टमेंट्स, बेरोजगारी किसके कारण बढ़ी है, तो केंद्र सरकार के कारण बढ़ी है। केंद्र सरकार ने जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स, करोड़ों रुपया की इन्वेस्टमेंट्स और लाखों नौकरियां जो महाराष्ट्र के यहाँ के बच्चों को मेरिट पे मिलने वाली थी, वो सारी नौकरियां दूसरे राज्यों में चली गई।
महाराष्ट्र की क्या गलती थी इसमें? बस जो निवाला हमारे मुंह तक हमारे बच्चों के आया था, उनके मेरिट पे मिला था, वो दूसरे राज्यों में लेके गए। और हमेशा महाराष्ट्र का आप देखिए, जो भी डेवलपमेंट का प्रोग्राम होगा उसको कभी भी आगे चलाने के खिलाफ केंद्र सरकार रही है। और दूसरी बात जो आपने पूछी, लाडली बहना, इस राज्य की बहन लोकसभा में प्यारी नहीं थी। जब लोकसभा का रिजल्ट आया उसके बाद इस राज्य की बहन ये प्यारी हुई है, और ये मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। आपसे बात कर रहे हैं तो बारामती की भी बात करनी पड़ेगी सुप्रिया जी। बारामती में पिछली बार एक फैमिली फाइट देखी गई थी, आपके खिलाफ अजीत पवार की पत्नी खड़ी थी। किसी ने सोचा नहीं था कि इस प्रकार की लड़ाई होगी, लेकिन बारामती में इस प्रकार की लड़ाई देखी गई थी। उसके बाद अब अजीत पवार मान रहे हैं कि गलती हो गई। उन्होंने कहा कि गलती हो गई, कि मुझे नहीं लड़ाना चाहिए था मेरी पत्नी को, लेकिन परिवार में राजनीति नहीं लानी चाहिए, यह अब अजीत पवार मान रहे हैं। लेकिन अगर इस बार भी हम देख रहे हैं कि वही चीज हो रही है, क्योंकि अब अजीत पवार वहां पर खड़े हैं, पारिवारिक लड़ाई आज भी दिख रही है। आपने अजीत पवार के भतीजे को उनके खिलाफ खड़ा किया है। आप किस तरीके से इस लड़ाई को देख रहे हैं? जो अजीत पवार कह रहे हैं वो सही है आपको लगता है? क्या आपको लगता है कि इस तरीके से बारामती में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, पारिवारिक लड़ाई नहीं होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? न लोकसभा, तभी भी मैंने कहा था, आप ही के चैनल से मैंने बहुत बार बात भी की थी लोकसभा में, ये पारिवारिक लड़ाई है ही नहीं मेरे लिए। ना लोकसभा में थी ना आज है। हमारी लड़ाई ये विचारों की लड़ाई है। तब भी हम भारतीय जनता पार्टी के गलत जो निर्णय थे उसके खिलाफ लड़े थे, और आज भी लड़े। आज किसान देखिए, महिला सुरक्षितता देखिए, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही है, और आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। आज महिलाओं की सुरक्षितता के लिए कुछ इस राज्य में हो नहीं रहा है। बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी बड़ी गाड़ी 5-10 करोड़ की गाड़ी लेके एक्सीडेंट कर देता है, और वो बड़े घर का है, इसके लिए उसको बिरयानी खिलाई जाती है पुलिस स्टेशन में। महिला पुलिस के खिलाफ हम देख रहे हैं, पुलिस स्टेशन में जाके पिटाई हो रही है महिलाओं की। और ये सारी जो चीज़ें, इसके खिलाफ किसी ने तो बोलना चाहिए। और जिस तरह से हमारे जो सरकार है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो दिल्ली जो कहती है उसी तरह से महाराष्ट्र की सरकार काम करती है। तीनों पार्टियों की टिकट भी दिल्ली ही तय करती है। ये बहुत दुख की बात है और महाराष्ट्र के स्वाभिमान के खिलाफ है। नहीं, लेकिन सुप्रिया जी, अभी तो शरद पवार कह रहे हैं कि वो रिटायर होना चाहते हैं। 1.5 साल बचे हैं उनके राज्यसभा की टर्म के लिए, और अब वो समाज नीति करेंगे, समाज कारण करेंगे, राजनीति नहीं करेंगे। राज्यसभा का टर्म खत्म हो जाएगा, नई पीढ़ी को सामने लाना चाहिए। क्या मतलब निकाला जाए उसका? क्या टाइमिंग है इसका? ये आखिरी चुनाव है, इस तरीके की कोई बात चल रही है उनकी? ये टाइमिंग की बात नहीं। हम पवार साहब खुद जब 30 साल पहले करियर करे, उसके बाद वो दिल्ली चले गए और एमपी बने। उसके बाद अजीत पवार जी को लॉन्च किया, दिलीप वलसे पाटिल जी को लॉन्च किया, आर पाटिल जी को लॉन्च किया, जयंत पाटिल जी, कितने मैं आपको उदाहरण दूं। पवार साहब ने हमेशा नई पीढ़ी को सामने लाया। मुझे याद है जब अजीत पवार जी 30 या 35 साल के थे, महाराष्ट्र के कैबिनेट में मंत्री बने। जयंत पाटिल जी, आर पाटिल जी के बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो हमेशा नए टैलेंट को पवार साहब ने हमेशा उसको प्रोत्साहित ही किया है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा विचार है कि नई पीढ़ी भी पार्टी में आए, उनको नई जिम्मेदारी मिले, और उसके साथ जिन्होंने बहुत साल काम किया उनका अनुभव और नए पीढ़ी का जोश, इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन अगर होगा तो पार्टी भी बढ़ेगी, अच्छा काम भी होगा और विकास भी होगा। नहीं, लेकिन सुप्रिया जी, कैसा है ना कि महाराष्ट्र में सब लोग है ना चुनाव के बाद की स्थिति नजर आ रहा है, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके की घटनाएं हुई 2019 में, उसके बाद में सब लोग कह रहे हैं कि शायद चुनाव के बाद असली चुनाव होगा, रीअलाइनमेंट हो सकता है महाराष्ट्र में दोबारा। जिस तरीके से महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में अलाइनमेंट पे रीअलाइनमेंट होता रहा राजनीति में, उसी तरीके से रीअलाइनमेंट हो सकता है। क्या इस तरीके का रीअलाइनमेंट आपको नजर आ रहा है? नंबर्स पे डिपेंड होगा, चुनाव के बाद तय होगा। मुझे नहीं लगता रीअलाइनमेंट की जरूरत होगी। महाराष्ट्र के जो मतदार है वो बहुत मैच्योर है, बहुत सोच समझ के वोटिंग करते हैं। तो मेरा विश्वास है कि वो एक स्वाभिमानी सशक्त सरकार ही महाराष्ट्र को देंगे। आखिर में सुप्रिया जी, कल महाराष्ट्र देश के चीफ जस्टिस
चंद्रचूड़ रिटायर हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो रहे हैं, उनके सामने दो अहम केसेस आपकी उनके सामने थी। जो एनसीपी और शिवसेना के विधायकों के उनको डिस्क्वालिफिकेशन की जो पिटिशंस थी उनके पास थी। जब उनके सामने आप पिटिशन लेकर गई थी कि महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो समय पे इसका फैसला नहीं कर रहे, तब उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द फैसला महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष को करना पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं अक्टूबर में, नवंबर में अभी चुनाव आ रहे हैं, लेकिन 8-10 महीने में चुनाव आ रहे हैं, तो जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले की उम्मीद करीब करीब खत्म हो चुकी है। कल आखिरी दिन है, कल कुछ सुनवाई होने की उम्मीद कभी लग रही है, उनके सामने ये मैटर जाएगा ऐसा लग नहीं रहा है। आप उसको किस तरीके से देखती है इस पूरे मामले को? क्या आपने छोड़ दिया है कि अभी ये नहीं हो सकता क्योंकि अब नई विधानसभा आएगी, उस पूरे मामले का कोई मतलब नहीं रह गया? उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, तो उम्मीद तो रखनी ही चाहिए और लड़ाई तो होती रहेगी। और लड़ाई इसके लिए है क्योंकि हमेशा कोर्ट ने भी उस दिन कहा था कि आपको बहुत अच्छा सिंबल मिला है, तो आपको क्या ज़रूरत है पुराने सिंबल की। ये पुराना और नए सिंबल की बात ही नहीं है, ये नैतिकता की बात है। और जिस गलत तरीके से उद्धव जी और पवार साहब से उनका पार्टी छीनी गई, सिंबल छीना गया, आज हम पे किया है, कल किसी और पे करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं रही, ये देश संविधान से चलता है, अदृश्य शक्ति की मनमानी से नहीं। तो जो घात हम पे हुआ है वो दूसरे पे न हो, इसलिए ये पूरी ताकत से लड़ाई जारी रहेगी। संविधान बचाओ का नारा दे रही है, कोई सुझाव सुप्रीम कोर्ट के लिए आपकी तरफ से? मैं कैसे कोर्ट को सुझाव दे सकती हूँ? वो सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। ठीक, चलिए सुप्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे बात की, इसके लिए मेरे इस शो में आप शामिल हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक राज्य, दो पार्टियों के दो टुकड़े और दो बड़े केंद्रीय राजनीतिक दल। महाराष्ट्र में यह चुनावी घमासान अब इतना आसान नहीं रह गया है और अब इसकी झलक घोषणा पत्रों में दिख रही है। तो क्या है चुनावी गारंटियां, क्या है इन गारंटियों का मकसद? और हमारे साथ दोनों गठबंधन के, इस पर बातचीत करने के लिए दोनों गठबंधन की ओर से दो प्रतिनिधि जुड़ चुके हैं। दो बड़े नेता हमारे साथ में, प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद, और उसके साथ साथ विनय सहस्त्रबुद्धे, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और उसके साथ साथ उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि महायुति का, बीजेपी का एक घोषणा पत्र भी तैयार किया जाए। शुरुआत हम करेंगे प्रियंका चतुर्वेदी से। प्रियंका जी, कल बड़ी घोषणा की गई, जो महायुति की घोषणाएं थी उसमें एडिशन किया गया है। क्या यही तरीका है कि ये चुनाव जीता जा सकता है कि अगर वो 1,500 दे रहे हैं, 2,100 प्रॉमिस कर रहे हैं, तो 3,000 आप देंगे और चुनाव जीतेंगे? क्या यही एक तरीका रह गया? नहीं, सबसे पहले तो हमने महाझूठी गठबंधन का कोई मैनिफेस्टो आया ही नहीं है। एक मंच से कोल्हापुर में हड़बड़ी में यहाँ के मुख्यमंत्री, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट किए थे। 1,500 रुपये वो दे रहे थे, उन्होंने कहा 2,100 देंगे। हमने सारे बजट देखकर, महाराष्ट्र स्टेट बजट क्या है, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा भार हमारे स्टेट फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को ना पड़े, हमने उसके आधार पर हमने योजना बनाई है जो महालक्ष्मी योजना है। और महाविकास आघाड़ी की तरफ से हमने 5 वादे किए हैं। वही 5 वादे, ऐसे ही सिमिलर वादे कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में, कर्नाटका में, हिमाचल प्रदेश में किए थे और उसको लागू किया है। तो उसी को आगे लेकर हमने बात रखी है कि 3,000 रुपये महिलाओं को महीने में देंगे। और हमने इस हिसाब से किया है कि जिस तरीके से महंगाई की मार महाराष्ट्र में लगी पड़ी है, लूटपाट लगा हुआ है, एक महिला के लिए घर चलाना 1,500 में नहीं काम आता है, तो उनको 3,000 रुपये की हमने रकम तय की है। और बाकी और भी काफ़ी सारी योजनाएं हैं, जैसे 25 लाख फैमिली इंश्योरेंस होगा, हेल्थ इंश्योरेंस होगा, किसानों के लिए 3 लाख से ऊपर लोन वेवर होगा। तो ऐसे 5 हमने मुख्य मुद्दे रखे हैं जो जनता के सामने कल पेश किए गए हैं। और वो मुद्दे उनके हिसाब से नहीं है, जो महाराष्ट्र की परिस्थिति है और महाराष्ट्र की जो आज नीड है उसके हिसाब से हमने किया, और महाराष्ट्र जो हमसे अपेक्षा करता है। विनय जी, क्या तरीका ढूंढा जाए उसमें? एक तरफ रेवड़िया कहा जाता है इस सब चीज को, और यहां पर दूसरी तरफ महायुति की घोषणाएं जो है उसमें भी रेवड़ियों की कमी नहीं है। 1,500 रुपए से आपने शुरुआत की, लोकसभा में चुनाव हार के बाद में सीधे बजट पे घोषणा कर दी गई और अब 2,100 कर दिया गया है।
लोन वेवर की घोषणा जो पहले करने के लिए तैयार नहीं थी वो भी घोषणा कर दी गई है। 10 सूत्री कार्यक्रम आपने रखा है, सारी रेवड़ियां है, और आपके उसके बाद महाविकास आघाड़ी ने भी उसी तरीके की घोषणा कर दी है। क्या जो सवाल मैंने इनको पूछा था प्रियंका चतुर्वेदी को, क्या यही एक तरीका रह गया आप चुनाव जीतने का? नहीं, मुझे लगता है सबसे पहले तो प्रियंका जी को मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे महायुति के घोषणा पत्र जिसमें 10 अहम बिंदु रखे गए हैं, उसको रबिश करना ये उनकी बड़ी भारी गलती होगी। उन्होंने हरियाणा में भी हमें रबिश करने की मतलब एक कोशिश की, लोगों ने उन्हीं को रबिश कर दिया। तो मैं मानता हूं कि ऐसा न करे, वो थोड़ा गंभीरता से लिए राजनीति को। देखो, जो घोषणा पत्र महायुति का अनाउंस हुआ है उसमें हमारे तीनों नेताओं के चित्र है, हमारी चुनाव की जो मतलब हमारे जो चिन्ह होते हैं, चुनाव चिन्ह, वो सारे दिए गए हैं और 10 वादे बड़ी गंभीरता से हमने दिए। हड़बड़ी में किया वगैरह, उनको लगता है हम कोई हड़बड़ी में काम करते नहीं, हम सोच समझकर काम करते हैं। और ये जो 10 घोषणाएं हैं, मैं मानता हूं कि इनका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन हमारे तीनों दलों के जो अगर अलग अलग घोषणा पत्र आते हैं, बीजेपी का तो जरूर आएगा, तो उसमें निश्चित रूप में मिलेगा। तो पहली बात यह है कि वो उनका जो रिकॉर्ड है, उनका जो आकलन है, उसको जरा ठीक कर ले, मैं उनको विनम्रता से कहूंगा। दूसरी बात यह है कि हमने जितनी सारी घोषणाएं की है वो उसको रेवड़ी कह के बोलना मैं मानता हूं कि उचित नहीं है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि हमने अगर लाड़की बहन योजना की है तो ये लोकसभा के पश्चात ये कहीं हमने कदम उठाया, ऐसा मत मानिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक राज्य की अच्छी योजनाओं का अनुकरण अन्य राज्य करे, ये हमारा एक घरेलू मतलब एक तरीका है। और इसलिए जो मध्य प्रदेश ने अच्छा काम किया तो हमने सोचा हम भी करते हैं, और इसको करने के बारे में पहले से विचार विमर्श चल रहा था। लोकसभा के बाद उसको और गति मिली, जो भी होमवर्क था वो पूरा किया, इसलिए फिर योजना लाई, वो सफल हो रही है। लोगों को ध्यान में आ रहा है कि ये करना उचित है, क्योंकि ये महिला एम्पावरमेंट की बात है, ये केवल एंटरटेनमेंट का विषय नहीं है। जब महिला को अपने खाते में पैसा आता है, पति की या किसी भी अन्य पुरुष की कोई अनुमति लिए बगैर जो वो खर्चा कर सकती है, सेविंग कर सकती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के काम में ला सकती है, इसका एक बहुत बड़ा लाभ सामाजिक सबलीकरण की दृष्टि से होता है। इसको भी ध्यान में लिया जाना चाहिए। इसलिए हम हमारे घोषणा पत्र को हमेशा गंभीरता से लेते हैं, उस पर घंटों काम करते हैं, लोगों से सुझाव लेते हैं। ऐसा नहीं करते हम जैसे हिमाचल में इन्होंने किया कि ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे, अब इनको लेने के देने पड़ रहे। अब तक ओल्ड पेंशन स्कीम का, ओपीएस का नाम लेने की भी हिम्मत कांग्रेस के हमारे मित्र नहीं कर पा रहे। कर्नाटक में इन्होंने बस प्रवास के बारे में कहा, उन्हीं में हम देखते हैं कि ठंड पड़ी है और एक कहता है कि नहीं ये तो लोक लुभावन है या ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गैर जिम्मेदाराना है। दूसरा कहता है कि नहीं ऐसा प्रकट रूप में मत बात करिए, ये बात ऐसी मतलब निजी बात होती है, उसको प्रकट रूप में क्यों करते हो। तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस को केवल चुनाव जीतना और उसके हथकंडे के रूप में ये घोषणा पत्रों की ओर देखते रहे हैं। हमने जो जो वादे किए उन वादों को हमने अमल में लाया। जवाब हम परसों से कहा, हमने हटा के दिखाया। तो मैं मानता हूं हमारी साख जो है वो किसी अन्य दल की साथ दुर्भाग्यवश परिस्थिति है, तुलना नहीं की जा सकती। प्रियंका जी, देखिए मैंने काफी विस्तार से अपनी बात रखी और मैंने इनको बीच में कहीं नहीं रोका। नहीं, आप बोलिए। पर थोड़ा यहाँ पे संज्ञान लेने की जरूरत है। जब मैंने जब हड़बड़ी में कहा कि हड़बड़ी में अनाउंसमेंट हुआ, ये तो कोल्हापुर के जब चुनावी रैली के मंच पर उद्धव साहब ने शिवसेना का क्या प्रॉमिसेस रहेंगे, वादे रहेंगे, उन्होंने रखा। उसके 1 घंटे बाद ही इन लोगों ने मिलजुल कर कुछ सामने रखा, पेश किया, वो 10 वादे पेश किए। ये सच्चाई है। वैसे ही सच्चाई ये भी है कि जैसे ही लोकसभा का चुनाव आया और चुनाव में हार हुई, तब इनको अपनी लाड़की बहनें याद आई। 2.5 साल तक तो कोई लड़की बहन याद नहीं आई, चुनाव नतीजे आने के बाद लड़की बहन याद आई। और मैं फिर से दोहराऊंगी कि 1500 रुपए जो दे रहे हैं वो किसी तरीके से प्रोविजन नहीं किया गया था। वो उनके स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट सेक्रेटरी बता रहे हैं और बार बार उनको वार्न कर रहे हैं। मैं इसमें ज्यादा जाना नहीं चाहूंगी, क्योंकि हमने सारे प्रोविजंस कर सारी प्लानिंग कर कि कहां से पैसा आएगा, किस तरीके से आएगा, जनता के ऊपर इसका भार नहीं पड़ना चाहिए, टैक्स पेयर पे इसका भार नहीं पड़ना चाहिए, उस अनुसार हमने किया है। अब इन्होंने जो एसटी ट्रैवल है, इन्होंने 50% पे रखा है कि महिलाओं को 50% पे ही देना पड़ेगा, हाफ द कॉस्ट। हमने उसको फ्री कर दिया है।
और वो कर्नाटका में जो योजना लागू हुई थी, आप देखेंगे अगर आप कोई भी रिपोर्ट पढ़ेंगे, दिल्ली में भी ऐसी योजना लागू हुई है, आम आदमी पार्टी ने की है, कर्नाटका में हुई है, कि जहां जहां ये योजना लागू हुई है वो महिलाओं के लिए बहुत ही सुविधाजनक साबित हुई हैं और उससे कारोबार और बड़ा है। महिलाएं ट्रैवल कर रही हैं, महिलाएं ओन कर रही हैं स्ट्रीट्स को। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एम्पावरमेंट टूल है। अब तीसरी चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि शिवसेना में जब ये बात कर रहे हैं कि लागू नहीं किया गया है, जब हमारी 1.5 साल की 2 साल की सरकार थी, सबसे पहली वचन पूर्ति जो हमने की थी, हमने वचन पूर्ति की थी कि कर्ज माफी जो किसानों को हमने वादा किया था 2 लाख तक का, वो हमने किया था। बस अंतर ये है कि हमने उस पर 1,500 करोड़ प्रचार में नहीं खर्च किया। जो जनता का पैसा था किसानों तक पहुंचे, किसानों का फायदा हो, और हमने उसमें किसी तरीके का हमने प्रचार से हम बचे रहे थे, जो ये बाकायदा कर रहे हैं। जितना का काम नहीं है उतना 3 गुना प्रचार है। दूसरा वादा जो हमने किया था वो हमने बात की थी कि हम कैसे और रोजगार के माध्यम बनाएंगे। शायद विनय सहस्त्रबुद्धे जी को ये नहीं पता है, पर जब कोविड का कार्यकाल था, महाराष्ट्र में एमएसएमई के माध्यम से 40% इजाफा हुआ था जॉब्स में। ये कोविड के कार्यकाल में ये हमारी उपलब्धि है। डावोस में जाकर हमने 8 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट डील साइन किए थे, जो बकायदा जैसे ही आपकी सरकार हुई आपने दूसरे राज्यों में पहुंचा दिए। वेदांता फॉक्सकॉन का अब कोई नाम नहीं लेता है, क्योंकि गुजरात में जो लेकर गए वहां पे उनको इन्वेस्टर्स नहीं मिले, उन्होंने वो प्लान अबॉर्ट कर दिया। जिस दिन टाटा एबर्स का, प्लीज अलाउ मी टू दिस कंप्लीट, मैंने विस्तार से, प्लीज जस्ट 2 सेकेंड्स मोर, उससे ज्यादा मैं समय नहीं लूंगी। मैं ना आपका समय बर्बाद करना चाहूंगी ना इनका, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीजें कही। तो शिवसेना जो कहती है, शिवसेना जो वादा करती है, जो वचननामा बनाती है और जो वचननामा में शामिल है, और रही वो बात एनसीपी शरद पवार जी की भी, जो हमने वादा किया है, जो हमारा इरादा है, वो जुमला नहीं साबित होगा। जैसे अमित शाह जी ने कहा था 15 लाख घर घर तक पहुंचाएंगे, फिर उसको जुमला बता देते हैं, फिर महिलाओं को 1500 रुपए तब देते हैं जब खुद की लोकसभा में हार हो जाती है। तो जो वादे हैं वो इरादे हैं और वो पूरे करने वाले हैं, ना कि जुमले हैं। नहीं, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है, और यह सवाल मुझे विनय जी से भी पूछना है और प्रियंका जी से भी पूछना है। सवाल यह उठता है विनय जी की रेवड़ी का जो नाम लिया गया है ना, वो हमारा नाम नहीं है, वो प्रधानमंत्री ने खुद कहा था। ऐसी कोई भी योजना जिसके पैसे आप लोगों को दे रहे हैं और जिससे कोई एसेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में आज की स्थिति में जितनी योजनाएं आप दोनों के गठबंधनों की तरफ से दी गई है, उस पर अगर खर्चा करना है तो आने वाले सरकार को कम से कम 1.25 लाख करोड़ रुपया 1 साल खर्चा करना पड़ेगा। उसका बजट प्रोविजन है कि नहीं, इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। ये एक तरीके से होड़ लगी हुई है। मुझे कभी कभी लगता है कि ये जो आईपीएल का जो ऑक्शन होता है उसमें कोई कहता है कि मैं 2 लाख दे रहा हूं, तो सामने वाला कहता है मैं 5 करोड़ दे रहा हूं, या फिर सामने वाला कहता है 10 करोड़ दे रहा हूं, और एक जो खिलाड़ी है उसको खरीद लिया जाता है। उसी तरीके से आप कह रहे हैं 1500 रुपया, फिर जब पता चला कि महाविकास आघाड़ी भी आप पैसे बढ़ाने वाली है तो 2100 रुपया घोषणा कर दी गई। उसके बाद मैंने सुना कि महाविकास आघाड़ी में चर्चा चल रही थी कि 2000 दे कि 3000 दे। अब उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उन्होंने सीधे 3000 की घोषणा कर दी। पैसा कहां से आएगा? मध्य प्रदेश में भी 18,000 करोड़ रुपए सेंटर का असिस्टेंस लग रहा है। 38% ज्यादा पैसे आपको लग रहे हैं जो मार्केट से भी उठा रहे हैं और सरकार से भी उठाया जा रहा है। कहां से पैसा आएगा यह सब चीज के लिए? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पैसे की व्यवस्था करने का जो एक होमवर्क है वो किए बगैर सरकार, और सरकार में केवल राजनीतिक नेता नहीं होते, ब्यूरोक्रेसी भी होती है, ये सारे मिल के निर्णय होते हैं, कोई मतलब होते नहीं। पहली बात। दूसरी बात है कि हर चीज को रेवड़ी कहना ये भी उचित नहीं। रेवड़ी क्या होती है मैं बताता हूँ। इनके कार्यकाल में जब इंदिरा आवास योजना थी वो रेवड़ी थी, क्योंकि वहां ना कोई हिसाब ना था ना कोई किताब था। आज क्या हो रहा है? आज क्यों घर बन रहे हैं? क्योंकि हम हर मौके पर, हर जो भी उसकी स्टेज है उस पर उसका फोटो अपलोड करने के लिए कहते हैं। यहाँ पर जैसे मराठी में, प्रियंका जी को मराठी आती होगी, मेरा मानना है, मराठी में कहावत है कि बाप दाखव नहीं तो श्राद्ध कर। यहाँ पर एविडेंस के बगैर कुछ नहीं होता। और ये जो महिलाओं को भी ये पैसे दे रहे हैं, हमने हमारे मैनिफेस्टो की चर्चा में ये लाया है कि हम उनको इन्वेस्टमेंट का प्रशिक्षण देंगे, पैसे को कैसे और मतलब पैसे का मतलब उनकी संपदा का वर्धन हो, इसके बारे में हम उनको बताएंगे। इसलिए ये केवल भगवान का प्रसाद, खिरापत देना उनको अपन मराठी वैसे बांटने का कार्यक्रम नहीं है, ये विमेन एम्पावरमेंट का कार्यक्रम है। इसके उसका पूरा सोच समझकर होमवर्क करते हुए हमने सरकार की सारी योजनाएं, हर घर नल से जल की बात हो, आवास योजना की बात हो, हमारे जो
फेरी वाले हैं उनके लिए जो स्वनिधि योजना लाई उसकी बात हो, हमने इतनी सारी योजनाएं लोग फिर विनय जी दिखता तो यही है ना कि लोकसभा चुनाव में, विनय जी लोकसभा चुनाव में आपकी करारी हार हुई, उसके बाद ये योजना लाई गई। आपके पास 2-2.5 साल थे ये योजना लाने के लिए। मध्य प्रदेश का चुनाव भी हो चुका था, आपको दिख रहा था, आप तभी चुनाव ये योजना ला सकते थे, शायद लोकसभा में आपको फायदा होता। आपने 1 साल आनंद फानन में हम लोग योजना लाएंगे, आप बोलेंगे कि आपने लोक लुभाव नहीं आता। हम अगर होमवर्क करके लाएंगे, समय पत्रक थोड़ा इधर उधर हो सकता है। आप ये जो मान के चल रहे हैं कि ये केवल किसी हार के कारण हम कर रहे हैं, मैं मानता हूं ये आप हमारे ऊपर अन्याय कर रहे हैं। एक प्रेजुडिस ओपिनियन है, ये सही नहीं है। और प्रियंका जी के ज्ञानवर्धन के लिए मैं कहूंगा बड़ी विनम्रता से कि वेदांत फॉक्स उसका जो मतलब यहाँ से वहां गुजरात में स्थलांतरण हुआ है वो 2022 के जून महीने के पहले, जब श्रीमान उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी उस समय हुआ है, हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ है। थोड़ा सा मतलब अपने स्मरण को वो थोड़ा सा ठीक कर ले, मेरा विनम्र निवेदन। प्रियंका जी यही सवाल आपको भी, पैसे कहां से आएंगे? 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आप छोड़ दीजिए कि अगर आपको किसानों का ब्याज माफ करना है तो मैं वो समझ सकते हैं, वो वन टाइम कॉस्ट होगा, लेकिन बाकी जब शुरुआत में 1500 रुपए देकर ये योजना लाई गई थी तब आपके गठबंधन के नेता कह रहे थे ये तो भीख दे रहे हैं, मत लीजिए, इससे खर्चा हो जाएगा, इससे सरकार चल नहीं पाएगी, पैसा कहां से आएगा। अब आप भी उसी तरीके की योजना ला रही है, 3000 रुपए दे रही है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कहां सवाल उठता है इसमें? एक तो सबसे पहले सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो अजीत पवार जी हैं और उन्हीं के फाइनेंस डिपार्टमेंट से बार बार राज्य सरकार को वार्निंग दी जा रही है। वार्निंग सिर्फ लाड़की बहन के लिए नहीं दी जा रही है, प्लीज अंडरस्टैंड। अक्टूबर महीने से के एंड से नवंबर फर्स्ट वीक तक, अक्टूबर फर्स्ट वीक से जो 1000 गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस पास हुए थे, जो 1 लाख करोड़ के टेंडर्स पास हुए हैं, उन सबका खामियाजा हमारी फाइनेंस डिपार्टमेंट को हैंडल करना पड़ रहा था, स्टेट ट्रेजरी डिपार्टमेंट को। जो लैंड का आवंटन किया गया है अदानी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जो साखर जिनका कारखाने हैं उनको ये लैंड अलॉट किए गए हैं, हर नाम से दिए गए हैं, बगैर टेंडर के किए गए हैं, उसके बारे में भी स्टेट डिपार्टमेंट ने वार्निंग दी थी। मैं आपको बताती हूँ ये पैसे कहां से आएंगे। ये पैसे वहां से आएंगे कि कैसे हम ये जो फालतू का ये लोग प्रचार कर रहे हैं और फालतू की जेब भरे जा रहे हैं। आपने इनका एसेट डिक्लेरेशन तो देखा होगा, 2019 से लेकर 2024 में 100% से लेकर 700% इनके एसेट्स में इजाफा हुआ है। ये पैसा कहां से आया इनके पास? आज आम जनता का 10% इनकम नहीं बढ़ती है, इनका 700% बढ़ जाता है। तो ये जो करप्शन का मॉडल है ना उसको हम खत्म करेंगे, ये जो प्रचार का मॉडल है ना उसको हम खत्म करेंगे, जो रोजगार ये बाहर लेकर गए हैं ना वो रोजगार हम यहां पर लाएंगे, जो इंडस्ट्रीज है ना हम उनको वापस से महाराष्ट्र में लेकर आएंगे, हम महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को इंसेंटिवाइज करेंगे, हम मैग्नेटिक महाराष्ट्र के द्वारा एमओयू साइन करेंगे। ये सब हमने पूरा निर्णय लिया हुआ है, पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। और क्योंकि बार बार मुझे विनम्र निवेदन कर मुझसे बात निवेदन कर विनय जी से कहूंगी जरा 30 सेकंड का ये क्लिप मोदी जी का सुन लीजिए, उनकी क्या कहना था ऐसी स्कीम्स के बारे में जो ओडिशा में हो रही थी, जो पहले 6000 मिल रही थी ओडिशा सरकार की तरफ से, आपने उसको बढ़ाकर 10,000 महिलाओं के लिए किया है। गरीबों को बढ़ाने के लिए नए तिकड़म लगा रहे हैं। मैं पूरा नहीं कहूंगी क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा है, तो उसी से स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री की नीयत और नीति में कितना अंतर है कि जैसे ही हार सामने देखते हैं वैसे ही वो इस तरीके की नीतियां अपनाते हैं। नीयत इसलिए बोल रही हूं, महिलाओं को किसी तरीके से उनकी जिंदगी में सुधार करने की थी नहीं, रोजगार के माध्यम थे ही नहीं, भ्रष्टाचार और लूट का मॉडल है, तो मैंने आपको बहुत विस्तार से समझाया। विनम्र निवेदन होगा कि जरा स्टेट डिपार्टमेंट से आप बात करें, फाइनेंस डिपार्टमेंट से, कि किस तरीके से आपने महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र ट्रेजरी को लूट कर अनगिनत ऐसी योजनाएं बनाई जिसने जेब जो भरे हैं वो आपके एमएलएस के भरे हैं, इसी उम्मीद में कि कहीं ना कहीं ऐसे रेवड़ियां हम एमएलएस को बांटकर आपकी सरकार शायद फिर से आ जाएगी या उन गद्दारों को अपने पास रख सकेंगे। विनय जी जवाब दीजिए। देखिए, आपने कहा और आपने भी उसका जिक्र किया कि हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी कॉशन कर रहे थे, वार्निंग दे रहे थे। तो ये ब्यूरोक्रेसी का काम होता है और ब्यूरोक्रेसी के निर्णय पर आधारित उचित परिस्थिति का आकलन बनाते हुए पॉलिटिकल लीडरशिप निर्णय करती है, ब्यूरोक्रेसी नहीं निर्णय करती।
ब्यूरोक्रेसी तो हमारे देवेंद्र फडणवीस जी को कह रही थी कि जेम्स हेडले को बुलाने के बारे में, उनको साक्ष्य वहां पर करने के बारे में तरह तरह के मत थे। देवेंद्र जी ने तय किया कि नहीं नहीं, हेडले की हम यहाँ पर उनका एविडेंस ले लेंगे और उसके आधार पर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करेंगे। हमने वो करके दिखाया। ब्यूरोक्रेसी हमारी सरकारें नहीं चलाती, हम चलाते हैं, और इसलिए निर्णय का पूरा दायित्व हम लेते हैं। चुनौतियां तो आती ही रहती है, चुनौतियां कब नहीं होती, मगर चुनौतियों को पार करने में ही सही राजनीतिक नेतृत्व होता है। और प्रियंका जी कह रहे थे कि एसेट कितने बढ़ गए, थोड़ा सा वो आईने में भी देखें। उनके जो लाडले सुपुत्र है, राजपुत्र उद्धव, ये हमारे आदित्य ठाकरे जी, उनके एसेट 6 करोड़ से बढ़े हैं। थोड़ा पहले ये प्रश्न पत्रिका उनको दे दे कि 6 करोड़ से एसेट, ये उन्होंने दिए हुए हलफनामे में, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं मैं कह रहा हूं। तो मैं मानता हूं कि जब आप एक उंगली उठाते हो तो 4 उंगलियां अपनी ओर झुकती है, तो इशारा करती है। इसके बारे में प्रियंका जी थोड़ा सा आकलन करें, आत्मपरीक्षण भी करें, बाद में जरूर इल्जाम लगाए, कोई आपत्ति नहीं। हमें उत्तर देने की मतलब पूरी तैयारी है, क्योंकि हमारा दामन बड़ा साफ है। मैं कहना, लेकिन मैं कुछ सीरियस मुद्दों पर दोनों को ले आना चाहता हूं, क्योंकि आखिरकार ये मैं पूरी गंभीरता से बोल रहा हूं, मान्यवर, मैं गंभीरता से बोल रहा हूं। नहीं, बिल्कुल, मैं कुछ एक गंभीर चीज पर इस चीज को लेके आना चाहता हूं, क्योंकि कई चीजें हैं जो महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति है वो भी लोगों के सामने रखना जरूरी है। क्योंकि जब आज की स्थिति में 1.25 लाख करोड़ रुपए की दोनों गठबंधन की तरफ से जो वायदे किए गए हैं, उसमें 1.25 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त बजट के अलावा महाराष्ट्र में आने वाली नई सरकार को खर्चा करना पड़ेगा। आज की स्थिति में महाराष्ट्र की स्थिति क्या है? अभी भी 2.25 लाख पोस्ट महाराष्ट्र सरकार में वैकेंट चल रही है। आज की स्थिति में 23,000 पोस्ट हेल्थ डिपार्टमेंट में, आरोग्य विभाग में वैकेंट चल रही है। 46,000 पोस्ट होम डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में वैकेंट चल रही है। उसके अलावा अगर हम नेशनल हेल्थ पॉलिसी देखें तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी कहती है कि आपके स्टेट जीडीपी के यानी जीएसडीपी के 8% तक आपको खर्चा आरोग्य विभाग पर यानी हेल्थ डिपार्टमेंट पर करना चाहिए, जिसमें महाराष्ट्र आज की स्थिति में सबसे कम खर्चा करना है। आपको आश्चर्य होगा कि आप दोनों महाराष्ट्र से आते हैं, इसके लिए आपको बताना जरूरी है कि महाराष्ट्र का एक्सपेंडिचर हेल्थ विभाग पर सिर्फ 4% तक का एक्सपेंडिचर है, जबकि राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य भी 6 से 7% तक का खर्चा कर रहे हैं। अब आप ये एक्स्ट्रा खर्चा, आप में से किसी की भी सरकार आएगी तब ये एक्स्ट्रा खर्चा होगा। पहले से ही हम देख रहे हैं कि आरोग्य सुविधाएं कहीं ना कहीं चोट खा रही है। आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, या फिर यही एक तरीका रह गया है कि चुनाव जीतने के लिए जितना खर्चा हो सकता है उतना कर लीजिएगा और उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। विनय जी, सबसे पहले आपसे, फिर प्रियंका जी से जवाब चाहूंगा। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि लोक लुभावन वादे करते हुए चुनाव जीतना, वोट बैंक साधते हुए चुनाव जीतना, संविधान का अपमान करते हुए शाहबानो जैसा निर्णय चुनाव के लिए करके चुनाव जीतना, 370 जो संविधान का आश्वासन है उसको पूरा भूलकर चुनाव जीतने के लिए वोट बैंक साधना, ये हथकंडे कांग्रेस के है, हमारे नहीं है। हमने जो कहा है वो किया है। जहां चुनौतियां हैं, चुनौतियों को भी पार किया है। मैंने पहले से कहा कि रिसोर्सेस हमेशा उसकी मर्यादा तो होती है, हम उसको भी बढ़ाएंगे। टैक्सेशन के प्रस्ताव भी लाए जाते हैं, तरह तरह की रचनाएं की जाती है, क्यों नहीं की जाती। और गुजरात में हमने करके दिखाया है, अन्य अन्य राज्यों में करके दिखाया है। महाराष्ट्र में भी ये जो हमारी शिवार तय योजना थी उसके बारे में कई लोग कह रहे थे कि ये कैसे होगा, कितना होगा, हमने करके दिखाया। आज महाराष्ट्र का जो भूजल स्तर है वो अन्य राज्यों की तुलना में अच्छा है। क्यों है? क्योंकि हमने जो पॉलिटिकल विल आवश्यक होती है उस राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय दिया है। इसलिए हमें पूरा आत्मविश्वास है, हमारे वादे लोक लुभावन नहीं है, ऐसे ही आनंद फानंद में किए हुए नहीं है। सोच समझकर तीनों दलों ने बहुत अच्छे तरीके से इन वादों को जनता के सम्मुख रखा है। प्रियंका जी, आखिर में सबसे पहले मैं कहूं, जो आपने बात कही साहिल जी बहुत ही सही है, और मैंने इसके बारे में जनता को भी अवगत किया था सोशल मीडिया के माध्यम से कि महाराष्ट्र में जो स्टेट बजट है हेल्थ के लिए वो 2nd लोएस्ट है अमंगस्ट ऑल स्टेट्स। यह हकीकत है जो अभी आपने बयान की। तो मैं बता दूं कि क्या गंभीर परिस्थिति है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। दूसरी गंभीर परिस्थिति आपको बताऊं, क्योंकि ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत काम करते हैं और उनको रिपोर्ट करते हैं, उन्हीं ने कहा है पिछले 10 साल में महाराष्ट्र की जो प्रगति होनी चाहिए थी उसमें कमी आई है, और बाकी दूसरे राज्य जो हैं वो आगे बढ़ चुके हैं, तेजी रफ्तार से आगे बढ़ चुके हैं। तो ये एक चिंता का विषय तो है, और पिछले 10 साल में ये लोग ही कार्यकाल में रहे हैं।
तो मैं यहाँ पे बस एक ही चीज कहना चाहती हूँ, ये 370 की बात करने लग गए, ये हर घर जल की बात करने लग गए। मैं महाराष्ट्र से जुड़ी हूँ, मैं महाराष्ट्र का चुनाव लड़ रही हूँ। महाराष्ट्र में मेरे महाराष्ट्र वासियों को क्या दिक्कत है, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगी। आज आपने जो बजट आवंटन किया है, जो आपने कहा कि लाड़की बहन का तो है ही, बाकी सारे आपने विस्तार से बताए हैं, उसमें साथ ही साथ जो महिलाओं का जो बजट है विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री का, वो भी काट दिया है और उसको भी लाड़की बहन में डाल दिया है। तो आपकी सरकार आएगी तभी यही होगा प्रियंका जी, क्योंकि आपको भी इतना खर्चा करना पड़ेगा। मैं एक सेकंड सर, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोल रही थी। सवाल पूछा है आपको, आपके बीच में मैं बिल्कुल नहीं बोल रही थी। मैं आपकी भी बात, साहिल जी, मैं आपकी आवाज नहीं पा रही हूँ, देख नहीं पा रही हूँ आपको। मैं उसका जवाब जरूर दूंगी, पर प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट। आप उनको इंटरप्ट नहीं करें, आप मुझे भी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे भी इंटरप्ट ना करें। ठीक है, चलिए मैं बस ये कंप्लीट कर दूं, फिर आपका जो सवाल होगा मैं उसका जरूर जवाब दूंगी। मैं बस यही कहूंगी कि जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है, बदलापुर से लेकर जो पुणे में खुलेआम गन लेकर घूम रहे हैं और खुलेआम बाबा सिद्दीकी जी की हत्या हो जाती है और दिन रात सलमान खान हो या शाहरुख खान हो, उनको थ्रेट कॉल्स आते हैं, वो इन्हीं के कार्यकाल में चल रहा है। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हम बजट का कैसे नियोजन करेंगे। मैंने आपको 3 चीजें ऑलरेडी बता दी हैं। मैंने आपको बताया कि ये जो प्रचार यंत्र इन्होंने अपनाया है, जिसमें हजारों लाखों करोड़ का खर्चा हो रहा है, वो हम खत्म करेंगे। उसी से सबसे ज्यादा बचत होगी हमारे स्टेट डिपार्टमेंट को। दूसरी चीज जो हम करेंगे, और जो मैंने उस समय पे भी कहा था, कि सही स्कीम सही जगह पे पहुंचे, ना कि भ्रष्टाचार के बीच में फंसे। जिस तरीके से जमीन का आवंटन हुआ है, जिस तरीके से फी वेवर हुआ है, लाइसेंस फी वेवर हुआ है, मैं मानती हूं एक इंडस्ट्रियलिस्ट को, उसको हम रोकेंगे। तो हम वही सारी चीजें करेंगे जो महाराष्ट्र के हित में। मैग्नेटिक महाराष्ट्र इतने सालों में जब से ये आए हैं तब तक नहीं हुआ है, तो हम वो फिर से शुरू करेंगे। विनय जी 30 सेकंड इंडस्ट्रीज बाहर गई हैं उनको वापस इंसेंटिवाइज करके महाराष्ट्र में लाएंगे। विनय जी 30 सेकंड, हमारे पास समय खत्म हो रहा है जी। विनय जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा था कि इनके सारे नॉन प्लेइंग कैप्टन है, वो तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। हमारे सारे कैप्टन ऐसे जो चुनाव लड़ रहे हैं बड़ी शिद्दत से, प्रामाणिकता से लोगों में जाकर, और हम भी, और ये कह रहे हैं कि प्रचार का खर्चा इनका तो हो ही नहीं रहा। तेलंगाना गवर्नमेंट की एडवर्टीजमेंट यहाँ दी जा रही है। मतलब इस तरीके की, मतलब लोगों को गुमराह करने की इनकी कोशिशें है, और लोग, मैं मानता हूं कि इसको बिल्कुल नहीं मानेंगे। लोग इनके हथकंडों को जानते हैं, बरसों से जानते हैं, बार बार कभी शिवसेना कांग्रेस के साथ, कभी और किसी के साथ। मैं मानता हूं कि लोग अब उब गए हैं, अब महायुति की विजय सुनिश्चित। चलिए ठीक है, दोनों तरफ से। प्रियंका जी समय खत्म हो गया है, मेरे पास सचमुच में समय खत्म हो गया। मैं आपको बहुत समय दे सकता था, इससे ज्यादा भी, लेकिन मेरे पास समय खत्म हो चुका है। इंटरेस्टिंग बात यह है, सिर्फ प्रेक्षकों को मुझे कहना है कि इससे पहले भी इस तरीके की कई स्कीम्स घोषित की गई है, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि केवल ये स्कीम्स लाने की वजह से चुनाव जीता जा सकता है। इससे पहले तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश हो, वहां पर भी यही स्कीम्स लागू की गई थी, लेकिन वहां पर सरकार दोबारा जीत नहीं पाई, फिर वो बीआरएस हो या वाईएसआरसीपी हो। लेकिन उसी तरीके की स्कीम्स मध्य प्रदेश में लाई गई, वहां पर जरूर इसका विजय उनको मिल पाया। राजस्थान में भी ये स्कीम्स लाने के बावजूद भी किसी भी तरीके से विजय नहीं मिल पाया था। तो कोई एक जीतने का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये स्कीम्स लाते हुए उस राज्य का जो इकोनॉमिक हेल्थ है, उस पर कहीं ना कहीं चोट पहुंच रही है। ये बात तो साफ इस पूरी चर्चा से निकलकर सामने आती है। हमारे साथ और भी कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि इस तरीके की योजनाएं आने की वजह से आप चुनाव जीत ही सकते हैं। इससे पहले भी ये देखा गया है। यशवंत देशमुख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशवंत देशमुख सी वोटर के फाउंडर है। यशवंत जी, किस तरीके से आप देखते हैं? आपका मैंने सर्वे देखा था अभी हाल ही में, उसमें लाडली बहना का इतनी बातचीत हो रही थी, लोग उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं कि अब सबको लग रहा है कि यही एक तरीका है कि जिससे चुनाव जीत सकते हैं हम लोग। अब महाविकास आघाड़ी ने भी 3,000 रुपए घोषित कर दिए, तो प्रॉमिस की तरफ देखा जाएगा या जो डिलीवर कर रहा है उसकी तरफ देखा जाएगा? देखिए, योजना का केवल घोषणा कर देने से वोट पड़ जाता है ऐसा नहीं साहिल। मेरा मानना है कि योजना घोषित होने के बाद में मतदाता ये भी देखता है कि इन घोषणाओं को वास्तव में पूरा कौन करेगा, किस पक्ष की विश्वसनीयता लोग ज्यादा मानते हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के चुनाव में लाडली बहन योजना को ला करके भाजपा ने एक तरह से टर्न अराउंड किया था, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये भी बात उतनी ही सही है कि महाराष्ट्र में इसका इम्पैक्ट हुआ है, हमारे ट्रैकर में आया है,
और अभी साहिल हम एक अलग से भी हम सर्वे रन कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि शायद आने वाले सोमवार को हम पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में आपको वो उसके आंकड़े दिखा पाएंगे। और वो सर्वे हम केवल महाराष्ट्र की महिला मतदाताओं के बीच में विशेष रूप से कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि कितनों ने उस स्कीम का नाम सुना, कितनों ने उसके लिए अप्लाई किया, कितनों को एक्चुअली में उसका बेनिफिट हुआ, कितने लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमको बेनिफिट होने के बाद में हम उसके आधार पर अपना वोट हम फाइनलाइज करेंगे। बेनिफिट तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों का मिलता है, लेकिन हर समय उसका वोट में कन्वर्जन होता है ऐसा भी नहीं। ठीक है, एक जो बात मैं ये कहना चाहूंगा, जिसको शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि विश्वसनीयता वाले पॉइंट पे, मुझे याद है 5 साल पहले लोकसभा चुनाव जब 2019 के हो रहे थे, तो किसान सम्मान निधि जब 6,000 रुपए की प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी, और उसके काउंटर में राहुल गांधी जी ने 72,000 की घोषणा की थी साल की। अब 6,000 साल और 6,000 महीना, यानी 72,000 साल, ये 12 गुने का अंतर था। उसके बावजूद भी हमने रिजल्ट में ये पाया कि किसानों ने बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट दे दिया था 2000। तो दंगल में आज मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।